पढ़ना लिखना, इसका कोई जवाब है क्या? बच्चों को पढ़ाना आज पूरे समाज का दायित्व है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? बच्चों को खेत में काम करने दीजिए, बच्चों को घरों में काम करने दीजिए। बच्चे बिना पढ़े भी तो जी सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका एकमात्र उद्देश्य पढ़ने का यही है कि हमें अपना ज्ञान, कि मैं क्या हूँ, ये पढ़ने से ही आता है। हमारे बच्चे के भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, ये पढ़ने पढ़ाने से ही आएगा। बहुत बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो उनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभाव में भी पढ़ रहे हैं और पढ़ करके इस देश के बड़े पदों पे जा रहे हैं। इसके कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, एक साधारण से मछुआरा परिवार का एक लड़का कलाम, और उनकी ये प्रतिभा थी, उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। उनके गुरु ने, उनके परिवार ने, उनके समाज ने उन पर विश्वास किया और एक दिन यही कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक सलाहकार बने और हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन राष्ट्रपति बने। और उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने बचपन में सोच लिया था मुझे तो मछुआरा है, हमें तो मछली मारना है, हमारी जिंदगी ऐसी चलेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ठाना कि मुझे अपने आप को बदलना है। तो मैं विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से और हमारे जो ग्राम प्रधान जी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से गाँव में ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि ये जो बच्चे हैं हमारे भविष्य हैं और इन्हें अच्छे से अच्छे जीवन निर्वाह करने के लिए, पूरे गांव के विकास के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए इन बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ अपने में कुछ कमी करनी पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब अभी हम कुछ दिनों पहले की बात बता रहे हैं, एक विद्यालय पर गए थे और वहां पर बच्चों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, वहाँ एक एक पुस्तक 300, 350, 400 रुपए की आती है और माता पिता क्या करते हैं, उसमें कवर जिल्द लगा करके रखे रहते हैं और शाम को बच्चों से पूछते हैं कि फट कैसे गई। लेकिन प्राथमिक में जो हमारी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, उनकी स्थिति ये है कि अभी जाइए विद्यालय में बच्चों की किताबें देखिए तो उसके जिल्द कहीं फटे हैं, 4 पन्ने उधर उड़े हैं। तो ये भी जिम्मेवारी अभिभावकों की है, वो उन्हें देखें, क्योंकि इन किताबों से बच्चों की जिंदगी बनने वाली है। ये निःशुल्क मिलने वाली चीजें नहीं है। ये हमारे देश में जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, उसके अंतर्गत ये पुस्तकें निःशुल्क दी जा रही हैं। ये निःशुल्क नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि निःशुल्क चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन जो हमें निःशुल्क मिलता है, कितना महत्वपूर्ण हो गया था। तो ये निःशुल्क मिलने वाली चीजों को भी बचाना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए जो किताबें, जो ड्रेस, जो उनके बैग, जूते मुझे दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क नहीं है, बल्कि बच्चों की सुविधाओं के लिए इन्हें सहेजना, इन्हें सुरक्षित रखना भी हमारा कार्य है, हमारी दायित्व है। और हम आगामी सत्र जो है उसके लिए आमंत्रित करें अपने सहयोगी साथी एपी को। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालयों में हम देख रहे हैं कई तरह की सुविधाएं हैं। सबसे पहली सुविधा तो विद्यालयों में योग्य और सुशिक्षित जो हमारे अध्यापक हैं, वेल ट्रेंड अध्यापक हैं, ये हैं। और आप तो किसी भी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाकर देखिए, वहाँ की तुलना में हमारे जो अध्यापक हैं ये वेल ट्रेंड हैं और इन्होंने अच्छी डिग्री हासिल की है और समय समय पर इनका ओरिएंटेशन भी होता है, इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है और इनकी योग्यता, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में यही सुविधा बच्चों को दी जा रही है कि एक योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक उसे मिल रहा है। साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जिसको एक बार एक नजर हम डाल लें। तो ये जो सुविधाएं हैं बच्चों को विद्यालय की ओर से दी जा रही है, शिक्षक और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। और ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कई योग्य राइटर्स जो उनके लेखक हैं उनको जोड़ करके ये पुस्तकें बनाई गई हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी की एक रूपरेखा है, उसके अंतर्गत ये पाठ्य पुस्तकों का विकास किया जाता है। जो निःशुल्क जो मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं, ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। इसके साथ हमें बच्चों को हम देखते हैं जैसे कि उनके भौतिक चीजें उनको मिलती हैं, उनके कपड़े मिलते हैं, बैग मिलते हैं, जूते मुझे मिलते हैं, ये सब तो मिल ही रही हैं। साथ ही कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट क्लास भी बनाया जा रहा है और जैसा कि सर ने भी बताया, प्रोजेक्टर लगवा दिए तो स्मार्ट क्लास हो गया और ये हो रहा है। कई विद्यालयों में ये चीजें हो रही हैं और हम लोगों ने अनुभव किया है कि प्रोजेक्टर के साथ जो स्मार्ट टीवी है, यदि वो भी विद्यालय में लग रहा है तो उसे भी हम लोग यूट्यूब और दीक्षा वगैरह से जोड़ करके बच्चों को इंगेज करते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी लाइव चीजें दिखा करके पढ़ा सकते हैं। स्मार्ट क्लास की अवधारणा यहीं पर है। इसके बाद बातें करें, बच्चों को विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। हमारे यहाँ प्रत्येक अध्यापक जब जिम्मेवार होता है और हम लोग उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैंडल विद केयर हैं और हम लोग इसका अनुभव करते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। हम लोग डंडे का प्रयोग नहीं करते और ये दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं
जो समझते होंगे पहले के समय की गुरु का ज्ञान दंड में निहित होता है, वो बात और थी। लेकिन आज के समय भय मुक्त शिक्षा, भय मुक्त वातावरण, रोचक वातावरण, जो बच्चे को इंटरेस्ट जिसमें आए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम कई विद्यालय में ऐसा देखते हैं कि 3 बजे के बाद भी बच्चे खड़े रहते हैं कि नहीं सर जी आप चलेंगे तो आपके साथ ही हम चलेंगे। तो ऐसा वातावरण यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो आप आगामी सत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे और हमारे विजय कुमार सिंह सर ये अपना कार्य आगामी सत्र लेकर के आएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना जो अभी आई है नवोदय विद्यालय के संदर्भ में, क्योंकि नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म जो भरा जा रहा है इसके संदर्भ में ये कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय से कम से कम 10 फॉर्म उसे कक्षा 5 में पढ़ने वाले जो हमारे एपियरिंग के जो बच्चे हैं वो जरूर भरें। और ये कोशिश करना है कि क्योंकि अभी डीएम साहब तहसील दिवस पे वहाँ कार्यक्रम में इन्होंने इसकी चर्चा की है कि विद्यालयों से फॉर्म नहीं आया नवोदय विद्यालय के। और हम सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के चीफ पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं सर, तो उनका निर्देश भी है प्रत्येक विद्यालय से कम 10 हो सकता है अभी और भी हो जाए, लेकिन कम से कम 10 फॉर्म आना आवश्यक है। योजना है ये राज्य सरकार ने ये सोचा कि जिस तरह जो भी व्यक्ति काम करते हैं, कामगार हैं, उनके खाते में उनका पैसा जाता है, तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए जो भी बजट है क्यों न इनके माता पिता के खाते में भेजा जाए ताकि ये अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों की आवश्यकता वाली चीजों को खरीद सकें। अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल से जो हम लोग जूते देते थे तो बच्चों के साइज में नहीं आया, किसी को बड़ा मिल गया, किसी को छोटा मिल गया। अक्सर ये शिकायतें अभिभावकों की ओर से विद्यालय में आते रहता था। फिर जो विद्यालय से ड्रेस दिया गया उसमें भी किसी का छोटा हुआ, किसी का बड़ा हुआ। अब जब ये पैसा ही सीधे उनके माता पिता और अभिभावकों के खाते में चला गया तो ये शिकायत अब दूर हो जानी चाहिए। अब वे अपनी सुविधा से दुकान पर जाएं, बच्चों को ले जाएं और उसके नाप का जूता, सही नाप के कपड़े, उसके मोजे और उसके स्कूल बैग वगैरह खरीद सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि कुछ अभिभावक आकर विद्यालय में कहने लगे कि सर 1100 रुपया मिल रहे हैं, कहाँ हुई। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो भी बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके स्कूल बैग्स, मोजे, ये सब इसी 1100 रुपये ही में लिया गया, क्रय किया जाता है और उन तक पहुंचाया जाता है। हम लोगों ने इस काम को किया है, लेकिन ये अधिक से अधिक सुविधाजनक हो, अधिक से अधिक विश्वसनीय हो और बच्चों के नाप का हो, बच्चों को तत्काल मिल जाए। इसके लिए ये कोशिश किया गया कि माता पिता के खाते में ये डीबीटी का पैसा चला जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभार्थी है, उसके खाते में वो पैसा ही चला जाए। अक्सर ये भी सुनने को मिलता था कि कहीं ड्रेस या कहीं जो भी चीजें जो विद्यालय से मिल रही हैं उसमें कहीं कम क्वालिटी का है, कोई अच्छी क्वालिटी का है। अब ऐसी कोई धारणा, कोई शिकायत हम लोगों से नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है एक विश्वास की नींव पर खड़ा है। हमारे विद्यालयों में जो भी सुविधाएं हैं उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। लेकिन आप ही लोगों से हम जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सम्मानित प्रधान जी लोग भी बैठे हैं, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं और हमारे हेडमास्टर साहब तो हैं ही। तो आप ही लोगों से हम जवाब जानना चाहेंगे कि हमारे विद्यालयों के जो नाम है वो नाम किस पर है। विद्यालयों के नाम उस ग्राम पर होता है, उस गांव पर होता है। वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रधानाध्यापक, किसी विभाग के नाम पर नहीं है। प्राथमिक विद्यालय और उसके आगे उस गांव का नाम, अर्थात ये जो विद्यालय है ये पूरे गांव की संपत्ति है, ये पूरे गांव की ये समृद्धि का एकमात्र साधन है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो ये पूरे गांव की जिम्मेवारी होती है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे यहाँ दीवारों पे अच्छे से चूना वगैरह लगा दिया गया और कलर पेंट चित्रकारी कर दी गई, कोई शाम को बच्चा आया और कोयला उठा के पूरी दीवार पे लिख डाला, तो ये किसकी जिम्मेवारी है उसको देखना। ये जिम्मेवारी उस पूरे गांव के एक एक नागरिक की है। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, हमारे अधिकारीगण, विद्यालय में हम लोग अपनी सेवा देने जाते हैं, वहां हम लोग 8 घंटे की सेवा देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हमारा 100%, कभी कभी तो उससे भी अधिक हम लोग वहां योगदान दें। लेकिन वो गांव अवस्थित होता है आपकी सीमा में, वो विद्यालय अवस्थित होता है आपकी गांव की सीमा में, तो उसकी पूरी सुरक्षा, उसकी पूरी सुंदरता ये आपका दायित्व है। और जैसा कि सर ने अपने अभिभाषण में सिहोरवा उत्तरी का नाम दिया, तो सिहोरवा उत्तरी जो है आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर विद्यालयों में जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कि वहाँ के गांव के लोग अपने विद्यालय को लेकर सजग रहे, अपने विद्यालय को लेकर उनका लगाव रहा। विद्यालय भी ऐसा ही प्राप्त है। तो इस उन्मुखीकरण के उद्देश्यों को आज हमारे समक्ष हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सबसे पहले रखेंगे और उसके पश्चात डीबीटी और विद्यालय में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्योंकि ये आज का जो कार्यक्रम है उन्मुखीकरण कार्यक्रम है और उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन का कार्यक्रम जो होता है, सबसे पहले एक पूरी भूमिका, एक पूरी रूपरेखा ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखना होता है। क्योंकि हम सभी लोग प्रधानाध्यापक महोदय की तो हमेशा मीटिंग होते रहती है, हमें जानकारी है, लेकिन उन लोगों के पास भी ये जानकारियां पहुंचे, इसलिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें डीबीटी जो अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही विद्यालय में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे रंजन कुमार पाठक यानी कि मैं
और इसके बाद समर्थ कार्यक्रम, समर्थ के बारे में हम बता दें, यह दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। और विद्यालयों की सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी जो होती है, उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ आएंगे श्री विजय कुमार सिंह सर। और इसके पश्चात विद्यालय प्रबंध समिति के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व है, उनका गठन क्या है, और उसके साथ ही ग्राम पंचायत के साथ उसका समन्वयन कैसे होगा, इसको लेकर के हमारे समक्ष आएंगे श्री राजाराम सर। और पुनः एक बार फिर मैं ऑपरेशन कायाकल्प स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन कायाकल्प जो है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी बीच हम सबके बीच इस मीटिंग में माननीय विधायक जी का आगमन हो चुका है और वो भी मंच को सुशोभित करेंगे अभी आगामी कुछ पलों में। तो उनके कार्यक्रम के बाद, क्योंकि बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है उनका भी, और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस वाराणसी पर है। यहाँ पर भी मां अन्नपूर्णा की स्थापना और साथ ही यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए विधायक को या फिर जो जनप्रतिनिधि है उन सबका दायित्व भी बढ़ चुका है। तो इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य समय से कुछ समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय विधायक जी का, तो हम सभी लोग इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में प्रेम के अवतार शांत के भंडार है, उपकार करके भी इन्हें होता नहीं संतोष है, उनके हृदय का भाव इतना थोड़े कम निर्दोष है, थोड़े कम निर्दोष है। और विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हुए, एक बार गाएंगे हर हर महादेव। जब हम याद आए तो पता चाहूंगा दिवाली जी आप आए हम सभी के बीच में। पिंडरा विधानसभा के है वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन कायाकल्प जो है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी बीच हम सबके बीच इस मीटिंग में माननीय विधायक जी का आगमन हो चुका है और वो भी मंच को सुशोभित करेंगे अभी आगामी कुछ पलों में। तो उनके कार्यक्रम के बाद, क्योंकि बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है उनका भी, और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस अभी वाराणसी पर है। यहाँ पर भी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना और साथ ही यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसलिए विधायक हो या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबका दायित्व भी बढ़ चुका है। तो इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय विधायक पिंडरा, तो हम सभी लोग इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में विधायक जी नीति की लगी गुरु जी कहता सचरित्र उदार है, प्रेम के अवतार शांत के भंडार है, उपकार करके भी इन्हें होता नहीं संतोष है, उनके हृदय का भाव इतना थोड़े कम निर्दोष है, थोड़े कम निर्दोष है। और विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हुए, एक बार गाएंगे हर हर महादेव। जब हम याद आए तो पता चाहूंगा दिवाली जी आप आए। हम सभी के बीच में पिंडरा विधानसभा के पढ़ना लिखना, इसका कोई जवाब है क्या? बच्चों को पढ़ाना आज पूरे समाज का दायित्व है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? बच्चों को खेत में काम करने दीजिए, बच्चों को घरों में काम करने दीजिए। बच्चे बिना पढ़े भी तो जी सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका एकमात्र उद्देश्य पढ़ने का यही है कि हमें अपना ज्ञान, कि मैं क्या हूँ, ये पढ़ने से ही आता है। हमारे बच्चे के भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, ये पढ़ने पढ़ाने से ही आएगा। बहुत बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो उनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभाव में भी पढ़ रहे हैं और पढ़ करके इस देश के वरीय पदों पे जा रहे हैं। इसके कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, एक साधारण से मछुआरा परिवार का एक लड़का कलाम, और उनकी ये प्रतिभा थी, उन्हें पढ़ने का अवसर मिला, उनके गुरु ने, उनके परिवार ने, उनके समाज ने उन पर विश्वास किया और एक दिन यही कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक सलाहकार बने और हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन राष्ट्रपति बने। और उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने बचपन में सोच लिया होता मुझे तो मछुआरा हैं, हमें तो मछली मारना है, हमारी जिंदगी ऐसी चलेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ठाना कि मुझे अपने आप को बदलना है। तो मैं विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं उनके माध्यम से और हमारे जो ग्राम प्रधान जी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके माध्यम से गांव में ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि ये जो बच्चे हैं हमारे भविष्य हैं और इन्हें अच्छे से अच्छे जीवन निर्वाह करने के लिए, पूरे गांव के विकास के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए इन बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ अपने में कुछ कमी करनी पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब अभी हम कुछ दिनों पहले की बात बता रहे हैं। एक विद्यालय पर गए थे और वहां पर बच्चों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, वहाँ एक एक पुस्तक 300, 350, 400 रुपए की आती है और माता पिता क्या करते हैं, उसमें कवर जिल्द लगा करके रखे रहते हैं और शाम को बच्चों से पूछते हैं कि फट कैसे गई। लेकिन प्राथमिक में जो हमारी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं उनकी स्थिति ये है कि अभी जाइए विद्यालय में बच्चों किताबें देखिए तो उसके जिल्द कहीं फटे हैं, 4 पन्ने उधर उड़े हैं। तो ये भी जिम्मेवारी अभिभावकों की है, वो उन्हें देखें, क्योंकि इन किताबों से बच्चों की जिंदगी बनने वाली है। ये निःशुल्क मिलने वाली चीजें नहीं है। ये हमारे देश में जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत ये पुस्तकें निःशुल्क दी जा रही हैं। ये निःशुल्क नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि निःशुल्क चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन जो हमें निःशुल्क मिलता है कितना महत्वपूर्ण हो गया था। तो ये निःशुल्क मिलने वाली चीजों को भी बचाना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए जो किताबें, जो ड्रेस, जो उनके बैग, जूते मुझे दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क नहीं है, बल्कि बच्चों की सुविधाओं के लिए इन्हें सहेजना, इन्हें सुरक्षित रखना भी हमारा कार्य है, हमारी दायित्व है। और हम आगामी सत्र जो है उसके लिए आमंत्रित करें अपने सहयोगी साथी को। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालयों में हम देख रहे हैं कई तरह की सुविधाएं हैं। सबसे पहली सुविधा तो विद्यालयों में योग्य और सुशिक्षित जो हमारे अध्यापक हैं, वेल ट्रेंड अध्यापक हैं, ये हैं। और आप किसी भी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाकर देखिए, वहाँ की तुलना में हमारे जो अध्यापक हैं ये वेल ट्रेंड हैं और इन्होंने अच्छी डिग्री हासिल की है और समय समय पर इनका ओरिएंटेशन भी होता है, इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है और इनकी योग्यता, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में यही सुविधा बच्चों को दी जा रही है कि एक योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक उसे मिल रहा है। साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जिसको एक बार एक नजर हम डाल लें। तो ये जो सुविधाएं हैं बच्चों को विद्यालय की ओर से दी जा रही है, शिक्षक और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। और ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कई योग्य राइटर्स जो उनके लेखक हैं उनको जोड़ करके ये पुस्तकें बनाई गई हैं। SCERT और NCERT की एक रूपरेखा है, उसके अंतर्गत ये पाठ्य पुस्तकों का विकास किया जाता है। तो निःशुल्क जो मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। इसके साथ हमें बच्चों को हम देखते हैं जैसे कि उनके भौतिक चीजें उनको मिलती हैं, उनके कपड़े मिलते हैं, बैग मिलते हैं, जूते मोजे मिलते हैं, ये सब तो मिल ही रही हैं। साथ ही कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट क्लास भी बनाया जा रहा है और जैसा कि सर ने भी बताया, प्रोजेक्टर लगवा दिए तो स्मार्ट क्लास हो गया और ये हो रहा है। कई विद्यालयों में ये चीजें हो रही हैं और हम लोगों ने अनुभव किया है कि प्रोजेक्टर के साथ जो स्मार्ट टीवी है, यदि वो भी विद्यालय में लग रहा है तो उसे भी हम लोग यूट्यूब और दीक्षा वगैरह से जोड़ करके बच्चों को इंगेज करते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी लाइव चीजें दिखा करके पढ़ा सकते हैं। स्मार्ट क्लास की अवधारणा यहीं पर है।
इसके बाद बातें करें, बच्चों को विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। हमारे यहाँ प्रत्येक अध्यापक जब जिम्मेवार होता है और हम लोग उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैंडल विद केयर हैं और हम लोग इसका अनुभव करते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। हम लोग डंडे का प्रयोग नहीं करते और ये दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। जो समझते होंगे पहले के समय की गुरु का ज्ञान दंड में निहित होता है, वो बात और थी, लेकिन आज के समय भय मुक्त शिक्षा, भय मुक्त वातावरण, रोचक वातावरण, जो बच्चे को इंटरेस्ट जिसमें आए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम कई विद्यालय में ऐसा देखते हैं कि 3 बजे के बाद भी बच्चे खड़े रहते हैं कि नहीं सर जी आप चलेंगे तो आपके साथ ही हम चलेंगे। तो ऐसा वातावरण यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो आप आगामी सत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे और हमारे विजय कुमार सिंह सर ये अपना कार्य आगामी सत्र लेकर के आएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना जो अभी आई है नवोदय विद्यालय के संदर्भ में, क्योंकि नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म जो भरा जा रहा है, इसके संदर्भ में ये कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय से कम 10 फॉर्म उसे कक्षा 5 में पढ़ने वाले जो हमारे अपियरिंग के जो बच्चे हैं वो जरूर भरें। और ये कोशिश करना है कि क्योंकि अभी डीएम साहब तहसील दिवस पे वहाँ कार्यक्रम में इन्होंने इसकी चर्चा की है कि विद्यालयों से फॉर्म नहीं आया नवोदय विद्यालय के, और हम सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के चीफ पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं डीएम सर, तो उनका निर्देश भी है कि प्रत्येक विद्यालय से कम 10, हो सकता है अभी तो और भी हो जाए, लेकिन कम से कम 10 फॉर्म आना आवश्यक ही नहीं। योजना है ये राज्य सरकार ने ये सोचा कि जिस तरह जो भी व्यक्ति काम करते हैं, कामगार हैं, उनके खाते में उनका पैसा जाता है, तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए जो भी बजट है क्यों न इनके माता पिता के खाते में भेजा जाए, ताकि ये अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों की आवश्यकता वाली चीजों को खरीद सकें। अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल से जो हम लोग जूते देते थे तो बच्चों के साइज में नहीं आया, किसी को बड़ा मिल गया, किसी को छोटा मिल गया। अक्सर ये शिकायतें अभिभावकों की ओर से विद्यालय में आते रहता था। फिर जो विद्यालय से ड्रेस दिया गया उसमें भी किसी का छोटा हुआ, किसी का बड़ा हुआ। अब जब ये पैसा ही सीधे उनके माता पिता और अभिभावकों के खाते में चला गया तो ये शिकायत अब दूर हो जानी चाहिए। अब वे अपनी सुविधा से दुकान पर जाएं, बच्चों को ले जाएं और उसके नाप का जूता, सही नाप के कपड़े, उसके मोजे और उसके स्कूल बैग वगैरह खरीद सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि कुछ अभिभावक आकर विद्यालय में कहने लगे कि सर 1100 रुपया मिल रहे हैं, कहाँ हुई। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो भी बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके स्कूल बैग्स, मोजे, ये सब इसी 1100 रुपये ही में लिया गया, क्रय किया जाता है और उन तक पहुंचाया जाता है। हम लोगों ने इस काम को किया है, लेकिन ये अधिक से अधिक सुविधाजनक हो, अधिक से अधिक विश्वसनीय हो और बच्चों के नाप का हो, बच्चों को तत्काल मिल जाए। इसके लिए ये कोशिश किया गया कि माता पिता के खाते में ये डीबीटी का पैसा चला जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभार्थी है, उसके खाते में वो पैसा ही चला जाए। अक्सर ये भी सुनने को मिलता था कि कहीं ड्रेस या कहीं जो भी चीजें जो विद्यालय से मिल रही हैं उसमें कहीं कम क्वालिटी का है, कोई अच्छी क्वालिटी का है। अब ऐसी कोई धारणा, कोई शिकायत हम लोगों से नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है एक विश्वास की नींव पर खड़ा है। हमारे विद्यालयों में जो भी सुविधाएं हैं उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, लेकिन आप ही लोगों से हम जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सम्मानित प्रधान जी लोग भी बैठे हैं, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं और हमारे हेडमास्टर साहब तो हैं ही। तो आप ही लोगों से हम जवाब जानना चाहेंगे कि हमारे विद्यालयों के जो नाम है वो नाम किस पर है। विद्यालयों के नाम उस ग्राम पर होता है, उस गांव पर होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रधानाध्यापक, किसी विभाग के नाम पर नहीं है। प्राथमिक विद्यालय और उसके आगे उस गांव का नाम, अर्थात ये जो विद्यालय है ये पूरे गांव की संपत्ति है, ये पूरे गांव की ये समृद्धि का एकमात्र साधन है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें नहीं है। तो ये पूरे गांव की जिम्मेवारी होती है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे यहाँ दीवारों पे अच्छे से चूना वगैरह लगा दिया गया और कलर पेंट चित्रकारी कर दी गई, कोई शाम को बच्चा आया और कोयला उठाकर पूरी दीवार पे लिख डाला, तो ये किसकी जिम्मेवारी है उसको देखना।
ये जिम्मेवारी उस पूरे गांव के एक एक नागरिक की है। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, हमारे अधिकारीगण, विद्यालय में हम लोग अपनी सेवा देने जाते हैं, वहां हम लोग 8 घंटे की सेवा देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हमारा 100%, कभी कभी तो उससे भी अधिक हम लोग वहां योगदान दें। लेकिन वो गांव अवस्थित होता है आपकी सीमा में, वो विद्यालय अवस्थित होता है आपकी गांव की सीमा में, तो उसकी पूरी सुरक्षा, उसकी पूरी सुंदरता, ये आपका दायित्व है। और जैसा कि सर ने अपने अभिभाषण में सिहोरवा उत्तरी का नाम दिया, तो सिहोरवा उत्तरी जो है आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर विद्यालयों में जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कि वहाँ के गांव के लोग अपने विद्यालय को लेकर सजग रहे, अपने विद्यालय को लेकर उनका लगाव रहा। विद्यालय भी ऐसा ही प्राप्त है। तो इस उन्मुखीकरण के उद्देश्यों को आज हमारे समक्ष हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सबसे पहले रखेंगे, और उसके पश्चात डीबीजी और विद्यालय में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्योंकि ये आज का जो कार्यक्रम है, उन्मुखीकरण कार्यक्रम है, और उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन का कार्यक्रम जो होता है, सबसे पहले एक पूरी भूमिका, एक पूरी रूपरेखा ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखना होता है। क्योंकि हम सभी लोग प्रधानाध्यापक महोदयों की तो हमेशा मीटिंग होते रहती है, हमें जानकारी है, लेकिन उन लोगों के पास भी ये जानकारियां पहुंचे, इसलिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें डीबीटी जो अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रोग्राम चल रहा है, और साथ ही विद्यालय में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे रंजन कुमार पाठक यानी कि मैं। और इसके बाद समर्थ कार्यक्रम, समर्थ के बारे में हम बता दें, यह दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। और विद्यालयों की सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी जो होती है, उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ आएंगे श्री विजय कुमार सिंह सर। और इसके पश्चात विद्यालय प्रबंध समिति के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व है, उनका गठन क्या है, और उसके साथ ही ग्राम पंचायत के साथ उसका समन्वयन कैसे होगा, इसको लेकर के हमारे समक्ष आएंगे श्री राजाराम सर। और पुनः एक बार फिर मैं ऑपरेशन कायाकल्प, स्वास्थ्य और स्वच्छता